स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। उसमें काफी सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, जैसे रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इनका यूज भी पढ़ा था, इनका एप्लीकेशन भी पढ़ा था, इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं रिएक्टिविटी में, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। उसके बाद हम मूव किए थे अपने नए टॉपिक पे, दैट इज एरोमेटिसिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये याद रखिएगा जो लास्ट लेक्चर में लिया था कि व्हाट इज एरोमेटिक, ये बेसिक देख लिया। उसके बाद एरोमेटिसिटी की जो प्रूफ करने के लिए जो बेसिक थियरीज आई थी, जो बाद में डिस्कार्ड कर दी गई किसी ना किसी कारणवश, जैसे रेजोनेंस थियरी थी या सक्सेट थियरी थी। अब रेजोनेंस थियरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जिसमें जितनी ज्यादा किसी कंपाउंड में बहुत ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी तो वो कैसा होगा, वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। सेकंड हमारी थियरी क्या थी, सक्सेट थियरी थी। उसने क्या कहा था कि जो हमारे कंपाउंड हैं उनमें 6 इलेक्ट्रॉन जिनमें होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, वो एरोमेटिक होंगे। लेकिन हमको पता है कि बहुत सारी एंथ्रासिन जैसे थी, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन, नैप्थलीन 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें वो फेल हो गई। कौन सी? सक्सेट थियरी। और जो रेजोनेंस थियरी थी उसमें क्या था, जो हमारा हेप्टाफुल्वलीन कंपाउंड था, हेप्टाफुल्वलीन कंपाउंड कौन सा था, ये कुछ ऐसे था, ठीक है। यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये हैं और ये CH2 है, तो यहां इसकी रेजोनेटिंग एनर्जी जो होती है वो 151 किलो जूल पर मोल होती है। दैट मींस इक्वल्स टू बेंजीन। अगर बेंजीन के बराबर है तो ये भी एरोमेटिक होना चाहिए। बेंजीन इतना हाईली एरोमेटिक होता है तो ये भी होना चाहिए, बट ये एरोमेटिक नहीं होता है, तो यहां से ये फेल हो जाता है। कौन सी? रेजोनेंस थियरी। साथ ही साथ में हमारे एंथ्रासिन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंथ्रासिन में, सॉरी, नैप्थलीन में हमारे कितने होते हैं? 10। और हमको पता है सक्सेट थियरी कहती है कि एरोमेटिक होने के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहां 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या ये नॉन एरोमेटिक है? तो मैं कह दूंगा नहीं, सक्सेट थियरी गलत कह रही है, बिकॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो चुका है कि नैप्थलीन हमारा एरोमेटिक है। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी जो पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी को वेरीफाई करेगी, जो कि है हकल रूल। हकल रूल जो है या हकल थियरी है, अगर इसको आप सही से आपने सीख लिया तो किसी भी कंपाउंड को आप एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, आप इजीली बता सकते हो सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही। याद रखिएगा, इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो हमको याद रखने हैं और उन्हीं को अप्लाई करना है। और बेसिक रूल्स है, बिल्कुल आपको देखते ही पता चल जाएगा 10 से 15 सेकंड में। किसी भी कंपाउंड को आप डिफाइन कर सकते हैं, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ये याद रखिएगा। हकल रूल्स के कुछ कंडीशंस हैं, वो फॉलो होना चाहिए। अगर कंडीशंस फॉलो हो गई तो एरोमेटिक हुई, नहीं फॉलो होंगी तो एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स बनेंगे, ये याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं हकल रूल की। हकल थियरी बोल लीजिए या हकल रूल बोल दीजिए, एक ही चीज है। बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर और वाइटल कैलकुलेशन, MOT, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको। एरिक हकल जो साइंटिस्ट थे, वो जर्मन फिजिसिस्ट है, ये एक चीज मैं अभी भी बता रहा हूं। और आप बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी जब पढ़ेंगे वहां भी देखेंगे, कई सारे टर्म्स देखेंगे जब भी बात आती, कई सारे केमिस्ट्री में, कई सारे फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसी तरह वन ऑफ द हकल सर ने क्या दिखाया है, 1931 में हमारा हकल रूल दिया था, या कुछ कंडीशंस बनाई थी। अगर उनको कंडीशन को हमारा कोई कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फॉलो करेगा तो उसको हम एरोमेटिक बोल देंगे या स्टेबल कंपाउंड होते दिखेगा। अब एरोमेटिक कंपाउंड कौन से थे, वो लास्ट लेक्चर में हमने पहले ही कवर कर लिया है। अगर आपने अभी नहीं देखा है वो जरूर देखिए, जहां से आपको पता चलेगा कि जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सारी चीजें लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। तो ये जो पहला पॉइंट है ना, यही ये रूल है। यहां पे आप लिख लीजिए, ये रूल्स यहीं से शुरू है, 1, 2 और 3 और 4। बहुत बेसिक रूल हैं और बहुत एडवांस भी हैं। बेसिक क्यों है? क्योंकि बिल्कुल ही नॉर्मल सी चीज है, कुछ नया नहीं बताया गया है, एकदम नॉर्मल सी चीज बताई गई, उसको आप अप्लाई करते जाइए और आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। सबसे पहली कंडीशन है, द मॉलिक्यूल और आयन मस्ट बी फ्लैट और प्लेनर। लास्ट लेक्चर में आपने को मैंने बताया भी था कि कोई भी एरोमेटिक का कभी भी केस आता है तो हम लोग ये क्यों कहते हैं कि एरोमेटिक होना हो तो वो कंपाउंड हमारा प्लेनर हो या फ्लैट हो। देखिए उसको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, फिर मैं बता देता हूं, देख लीजिए। यहां पे क्या है,
जब आप बात करते हो एरोमेटिक होने की तो याद रखिएगा हमेशा बात होगी डीलोकलाइजेशन की, पाई इलेक्ट्रॉन की, और डीलोकलाइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा किसी कंपाउंड का। जितना ज्यादा रेजोनेट होता क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नाचेगा घूमेगा तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी, और सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी तो सिस्टम स्टेबल होगा, और सब कोई स्टेबल ही होना चाहता है, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। एक बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया है, मॉलिक्यूलर डायग्राम बना दिया है। अब यही बेंजीन अगर आप देखोगे सिमिलर, यहां पे एक इसको कॉपी करते हैं, ये सेम डायग्राम ही कॉपी कर लेते हैं क्योंकि 3 हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी पड़ेंगे, उससे बेटर है कि यहीं पे हम लोग 1 मिनट रुकिएगा। ये रहा एक स्ट्रक्चर, ये हो गई, और इसी का दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए आपको पता है यहाँ पे अल्टरनेट पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो अगर पाई बॉन्ड बनाने जाएंगे तो कुछ इस टाइप से बना सकते हैं। यहाँ पे पहला पाई बॉन्ड अगर यहाँ है तो दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा। एक कंडीशन ये हो गई। एक कंडीशन ये है कि इस बार यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशंस पे पाई बॉन्ड आप रखना पड़ेगा, ये रहा। ठीक है, अब इस वाले में क्या दिखाना पड़ेगा, इसमें दिखाना पड़ेगा कि ऊपर वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर घूमेगी और नीचे वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे नीचे और लोब्स में घूमेगी। ये कुछ ऐसे बनेगा बिल्कुल। अब देखिए ये क्या है, ये ब्लू वाली लाइन प्लेन दिखा रहा है, पिंक वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर ऐसे ऐसे घूम रही है सर्कल में, नीचे व्हाइट वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे वाले लोब्स में घूम रही है। अगर ये एक प्लेन में नहीं होंगे, दैट मींस यहां पे अगर एक प्लेन में ना होते, ये जो कार्बन जितने हमने बनाए हैं, ये जो कार्बन बनाए हैं, 1 मिनट रुकिएगा, ये दोनों एक स्ट्रक्चर यहां पे आएंगी और इन दोनों से मिलके ये स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है, और ये इनकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर मान सकते हो आप, ये लीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब देखिए यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे जो कार्बन बने हुए थे, कार्बन अगर प्लेन में ना होते, जो पहली कंडीशन है कि प्लेन में होना चाहिए, ये रहा। अगर ये एक प्लेन में ना होते, कहीं एक प्लेन से आप बाहर होते तो क्या होता, पी ऑर्बिटल कैसी होती है, पी एक्स पी वाई पी जेड 3 होती हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, आधी लोब आगे आधी लोब बोर्ड से पीछे, ऐसा ही देखने को मिलता है। यही एग्जैक्टली होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो इससे समझ लीजिए, अगर यहां पे ये प्लेन है, ये कुछ एक प्लेन टाइप के स्पीसीज बना देते हैं, ये रहा। ठीक है, एक बेसिक सा, चलिए ये अगर हमारा प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर, अब हमारी अगर पी ऑर्बिटल, ये हमारा प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल देखिए, एक यहां पे पी ऑर्बिटल है, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां, 6 पी ऑर्बिटल। इस पे आप बेंजीन कंसीडर करिए तो जो पी ऑर्बिटल होगी वो कैसी होगी, ये रहा। भी देखिए ये क्या है, आधी लोब आगे है, आधी लोब इससे आगे है, आधी पीछे है। सिमिलरली ये ऐसे एक कार्बन पे है, वही दूसरे पे, वही तीसरे पे, वही चौथे पे, वही पांचवे पे, वही छठे पे। तो ओवरऑल अगर एक टाइम पे देखोगे, ये कार्बन कहां है, सारे प्लेन में है, और इनके परपेंडिकुलर वाले सारे का 1 लोब 2 लोब 3 लोब 4 लोब 5 लोब 6 के 6 लोब आगे और 6 लोब पीछे होंगे, वही 6 लोब ऊपर, वही 6 लोब नीचे, अगर प्लेन को आप ऐसे कर दोगे। इसीलिए हम बोलते हैं बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन सर्कुलेट करती रहती है। अगर यहां पे एक प्लेन में कार्बन ना होते तो उसका जो परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल होता तो टिल्ट हो जाता। अगर इसी केस में एक ये वाले सारे प्लेन में थे, अगर हम कहते कार्बन ही प्लेन में नहीं है, दूसरी तरफ है, तो उसका पी ऑर्बिटल उस कार्बन से तो परपेंडिकुलर होगा, तो ये 5 हमारे कैसे होते, 5 एक तरह हो जाते, और जो छठवां कार्बन होता उसका पी ऑर्बिटल टिल्ट हो जाता। मतलब ये जो आमने सामने अभी हो रहे थे वो ऐसे होता, तो क्या इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ट्रांसफर होगी या इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें नहीं होगी। जब आमने सामने होंगे तब आपस में डीलोकलाइजेशन करते हैं। शायद ये समझ में आ गया होगा कि क्यों हमारा कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, पहली कंडीशन, ये सबसे पहली कंडीशन है। दूसरा क्या है, दूसरा रूल, इट शुड बी ए साइक्लिक क्लाउड ऑफ ए डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन अबव एंड बिलो ऑफ द प्लेन। मतलब डीलोकलाइजेशन होने का क्या मतलब है, वो भी इसी में आ जाएगा। अभी देखिए अगर यहां पे ये साइक्लिक ना होता, पहली कंडीशन क्या है कि वहां पर अगर यहां पे आप शॉर्ट में लिखना चाहो चारों रूल तो एक एक वर्ड्स में भी लिख सकते हो। रूल फर्स्ट कि साइक्लिक होना चाहिए, सॉरी प्लेनर होना चाहिए, मॉलिक्यूल की बात हो रही है पूरे कंपाउंड की। दूसरा
साइक्लिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो प्लेनर तो देख लिया है, अब साइक्लिक क्यों होना चाहिए? देखिए, अगर ये साइक्लिक ना होता तो याद करिए बेंजीन का 1,3-ब्यूटाडाइन वाला केस सॉरी 1,3-ब्यूटाडाइन का केस जो है ये था। इसकी रेजोनेंस एनर्जी हम लोगों ने पढ़ी थी तो कितनी थी? इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो थी वो 12.5 या 13 के आसपास सिर्फ थी, किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर आप बेंजीन की स्ट्रक्चर की बात करोगे तो यहां कितनी देखने को मिलती है? यहां पे हर बार हम लोग पढ़ते रहते हैं कि इसकी 151 किलो जूल पर मोल है। देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है। और ये क्यों है? क्योंकि यहां पे साइक्लिक फॉर्म में आपको घूमने को मिल रहा है और यूनि डायरेक्शनल है, पूरा एक डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घूमता चला जा रहा है। लेकिन इसके केस में क्या होगा? इसके केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ये आगे मूव करेगी, ये फर्दर यहां आएगी, इधर कार्बन आयन इधर कार्बोकैटायन बनेगा, फिर से ये रिवर्ट बैक होगी और ये फिर से यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, ये वाली इस जगह पे आ जाएगी। मतलब फिर से अपनी इनिशियल फेज में, पहले आगे फिर वापस हुई। लेकिन इसमें बेंजीन के केस में बढ़िया साइक्लिक घूमने को मिल रहा है, यूनि डायरेक्शनल, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन सर्कुलर घूम रही है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? यहां पे सिर्फ और सिर्फ 4 कार्बन एटम है और 4 कार्बन एटम है तो कम डिस्टेंस ट्रैवलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। यहां पे 6 कार्बन एटम है तो ज्यादा ट्रैवलिंग होगी। और मैंने आपको बताया था चार्ज पार्टिकल जितना ज्यादा चलेंगे, जितना ज्यादा मूव करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे तो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए ये कितनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं? ये नियर अबाउट 150 के आसपास कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं उसका सिर्फ और सिर्फ 12.5% के आसपास कर रहे हैं। तो ये देखना है डिफरेंस क्या है साइक्लिक या नॉन साइक्लिक होने में। तो इसीलिए एरोमेटिक होने के लिए या ज्यादा एनर्जी रिलीज करने के लिए डिलोकलाइजेशन का साइक्लिक होना भी जरूरी है। पहली कंडीशन प्लेनर क्यों जरूरी है वो भी बताया, साइक्लिक क्यों जरूरी है देख लीजिए, आपके सामने कंडीशन लिखी है। और थर्ड कंडीशन क्या है? ये थर्ड कंडीशन है द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शुड surround and have all the carbon atom of a cyclic system, that means all atoms are sp2। याद रखिएगा ये क्या बता दिया है, समझ लीजिए, इसका कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, जो पहले पढ़े हैं वैसा ही है। थर्ड क्या है? all atoms are sp2। क्यों ये ऐसा हो रहा है? देखिए उसका भी रीजन है। आपको पता है अगर कार्बन की वैलेंसी टेट्रा मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है जैसे मीथेन के केस में, तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा? 109 डिग्री 0.28 मिनट। बिल्कुल सही सर। उसके बाद क्या होगा? अगर आप एग्जाम्पल लेंगे एल्कीन का या ईथीन का, तो ईथीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 और sp2। और एक्चुअल में कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p2। लेकिन एक्साइटेशन स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में क्या देखने को मिलती है? 1s2 2s1 और 2p3। उसके बाद अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन करने जाएगा तो एक s और तीनों p मिल जाएगा हमको sp3। क्या कोई p खाली? मैं कहूंगा नहीं। और जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो चारों हाइड्रोजन से लिंक हो गई और मीथेन का फॉर्मेशन कर दी। लेकिन बात आती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, जैसे ही एक s और 2 p मिलेंगे तो क्या होगा? एक p खाली रह जाएगा। ये p कैसे हैं? कुछ ऐसे प्रेजेंट हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन लिए हुआ और एक s ऐसे है। तो यहां पे इनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2 और बच क्या गया आपके पास? देखिए ये आपके पास बच गई प्योर p ऑर्बिटल। और प्योर p ऑर्बिटल में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। और हमने स्टेटमेंट क्या लिखी थी? ऑल एटम्स मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कहने का मतलब है कि इसके पास अगर sp2 है तो इसके पास p ऑर्बिटल है, इसके पास भी p ऑर्बिटल है। तो क्या होगा? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है, एक ये है, तो क्या इनके बीच में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी? मैं कहूंगा यस, इसके बीच में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और ऐसे ही एडजेसेंट में और कार्बन होंगे, उनके पास और p ऑर्बिटल होगी और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, उनमें भी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सिमिलरली अगर बेंजीन का केस देख लो तो ये एक हो गया, एक यहां पे 2 कार्बन होंगे, उनके पास भी ऑर्बिटल है और 2 कार्बन इधर देखने को मिले
बोलेंगे इनके पास भी p ऑर्बिटल है, ये इधर से ओवरलैप करेंगे, ये ओवर, मैं सिग्मा बॉन्ड नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ पाई की बात कर रहा हूं। उसके बाद यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव करेगी, यहां वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके बीच में और यहां वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके बीच में, मतलब ये वही आ गया जो रेजोनेंस हो रहा था। पीछे स्ट्रक्चर दिखाई थी कि दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलकर एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर देख रही थी, ये रहा, ये रहा। देखिए यहां वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे किया है, देखिए ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां जो प्रेजेंट है और यहां पे प्रेजेंट है और यहां पे प्रेजेंट है, ट्रांसफर कैसे किया है, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस जगह पे, ये वाली इलेक्ट्रॉन इसके बीच में और ये वाले यहां पे। देखिए जैसे ही यहां आया तो ये बॉन्ड बना, ये वाला इधर आया तो यहां बॉन्ड बन गया, ये वाला इधर गया तो बॉन्ड बन गया, एक एक बॉन्ड को ही तो शिफ्ट किया है, सिंपल सी चीज है। तो समझ में आया sp2 होना जरूरी क्यों है, उसकी वजह से एक प्योर p हमारा बच जाएगा, या कह लो अनहाइब्रिडाइज्ड p बच जाएगा, और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड, सिग्मा कभी नहीं बनाती हैं, या ये कह लीजिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलवेज सिग्मा बनाती हैं, कभी पाई नहीं बनाती हैं, दोनों बात वही है। तो समझ में आ गया होगा ये थर्ड कंडीशन जो लिखी है क्या क्यों लिखी गई है। और फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कंपाउंड एरोमेटिक होना है तो उसके पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 4n+2। याद रखिएगा हकल रूल का दूसरा नाम भी 4n+2 रूल भी बोलते हो। हकल रूल को आप 4n+2 रूल क्यों बोलते हो, क्योंकि इन चारों कंडीशन में सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंस कोई रखता है तो ये वाली भी है, क्योंकि ये वाली तो जनरली सब फॉलो कर लेते हैं लेकिन 4n+2 वाली नहीं करते हैं, तो इसको याद रखना जरूरी है। अभी हम लोगों ने शॉर्ट में कहा था, अगर आपको याद रखना, नोट्स बनाना बिल्कुल शॉर्ट में, तो ये लिख सकते हैं समझने के लिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होने चाहिए थे, 4n+2 के बराबर होने चाहिए। ये आपकी 4 बेसिक कंडीशन है हकल रूल की, या मतलब आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो ये हकल रूल यहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है, ये हकल रूल यहां से कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी को आप अप्लाई करते चलिए, कुछ एग्जांपल देंगे। इसको हकल रूल भी बोलते हैं और इसी को 4n+2 रूल भी बोलते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इन्हीं का एप्लीकेशन हमें देखना है। ये सारी कंडीशन हमने चारों पढ़ ली, ये सारा समझ लिया, कंडीशन को कैसे समझना है ये भी देख लिया कि क्यों ऐसा होना जरूरी है, ये याद रख लिया है। अब हमको देखना है दीज क्राइटेरिया आर करेक्टिवली कॉल्ड एज 4n+2 रूल, जो बता दिया है, या हकल रूल इसे कहते हैं। उसके बाद हमको देखना पड़ेगा साइक्लिक होना चाहिए और बहुत सारी कंडीशन है वो, उसके बाद अगर इनको फॉलो करता है तो हमारा कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट satisfy any one or more of the above condition the compound is non aromatic। क्या कहने का मतलब है, मैंने पहले ही कहा था कि अगर हकल रूल की 4 कंडीशन, चारों को फॉलो करोगे तो ठीक है आप एरोमेटिक हो। अगर आपने एक भी कंडीशन फेल की या एक से ज्यादा में फेल की तो आप एरोमेटिक नहीं बन सकते। प्लेनर से नॉन प्लेनर हुए कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा। अगर sp2 से sp3 एक भी कार्बन आ गया तो एरोमेटिक नहीं होगा। अगर हमारा साइक्लिक की जगह एसाइक्लिक आ गया वो भी एरोमेटिक नहीं होगा। चाहे देखिए यहां पे अगर आप देखिए ये वाला कैसा था कंपाउंड, ये वाला 1,3-ब्यूटाडाइन, ये क्या है, यहां पे प्लेनर भी है, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और sp2 हाइब्रिडाइज्ड वैलेंसीज ऑलवेज आर प्लेनर, ये एक ही प्लेन में है। लेकिन और दूसरी कंडीशन क्या है, क्या यहां पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन एक कंडीशन फेल हो गई। कौन सी वाली, कि ये साइक्लिक नहीं है, और साइक्लिक नहीं है तो एरोमेटिक नहीं है। यहां पे 4n+2 वाले इलेक्ट्रॉन को भी नहीं फॉलो कर रहा है पहली बात, लेकिन उससे पहले ही कंडीशन में फेल हो गया, कि साइक्लिक नहीं है। और मैंने अभी देखा कि बेसिक कंडीशंस में ही सबसे पहली कंडीशन ही हमारा है कि प्लेनर के बाद साइक्लिक होना जरूरी है, साइक्लिक नहीं है तो एरोमेटिक नहीं होगा। ये शायद आपको समझ में आया। एक भी कंडीशन फेल है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक भी कंडीशन फेल होगी हकल रूल की तो फिर कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता है। ये यहां पे हमने डिटेल में बताया हुआ है। अब इसको जो हमने पढ़ा हुआ है इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे, मतलब इनको चेक करेंगे
देखेंगे अपने दूसरे दूसरे कंपाउंड्स पे लगा के, इसका सारी चीजें हम देखेंगे वन बाय वन। क्या है, इन लाइट ऑफ ए हकल रूल इट इज एविडेंट दैट एरोमेटिक कंपाउंड नीड नॉट नेसेसरी कंटेन ए बेंजीन रिंग अकॉर्डिंग टू हकल रूल। याद करिए, रेजोनेंस एनर्जी ने क्या बताया था कि एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो कंपाउंड, रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा तो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक। कोई लॉजिक नहीं था, इसीलिए फेल हो गई थी। दूसरी सक्सेट थ्योरी थी, उसने क्या कहा था कि अगर हमारे कंपाउंड में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कंपाउंड पाई इलेक्ट्रॉन 6 होंगे तो एरोमेटिक, नहीं तो नॉन एरोमेटिक होगी। वो भी बकवास थी, वो भी फेल हो गई। लेकिन यहां पे क्या है, जो हम लोगों ने पहली लेक्चर लिया है इससे पहले वाले में, उसका स्टार्टिंग में ही 10 मिनट में देख लिया था व्हाट इज एरोमेटिक। उसकी बेसिक डेफिनेशन थी कि जो बेंजीन और बेंजीन के एनालॉग या बेंजीन की तरह दिखने वाले कंपाउंड होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। और मैंने आपको वहीं पे टोक दिया था या बता दिया था, ये जनरल आप बोलते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बेंजीन की तरह होंगे खाली वही एरोमेटिक होंगे। 50 ऐसे एग्जाम्पल, हजारों एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे जो कि आपको बेंजीन की तरह नहीं होंगे लेकिन वो भी एरोमेटिक होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो बेंजीन की तरह दिख रहे होंगे लेकिन वो एरोमेटिक नहीं होंगे। तो ये कोई रिजिड डिफिनेशन नहीं, मतलब बिल्कुल ये फिक्स नहीं है कि बेंजीन की तरह होगा तो एरोमेटिक है, बेंजीन की तरह नहीं भी होगा तब भी एरोमेटिक हो सकता है, और बेंजीन की तरह दिख भी रहा होगा तब भी एरोमेटिक नहीं भी हो सकता है। ये याद रखिएगा, ये हकल रूल ने प्रूफ कर दिया। ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी, मतलब मॉलिक्यूल टू बी अ प्लेन, मॉलिक्यूल टू बी अ एरोमेटिक मस्ट बी अ प्लेनर। जो कंडीशन है क्या है, प्लेन में होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लस 4n+2 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। जो मैंने पीछे 4 कंडीशन लिखी उन्हीं को यहां पे कंक्लूड किया गया है। 10 साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन शुड बी एरोमेटिक। क्या कहना चाह रहा है, देखिए, अगर आप यहां पे 4n+2 इलेक्ट्रॉन लगाओगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कर रहा हूं, इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन ही है। यहां पे क्या कह रहे हैं कि जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है वो एरोमेटिक है क्या, चलिए देखते हैं। यहां पे अगर आप रखोगे पाई इलेक्ट्रॉन की जगह क्या रखोगे, 2। यहां पे अगर पाई की जगह, पाई इलेक्ट्रॉन्स की जगह क्या रखना है, सबसे पहले 2, तो 4n+2 और यहां पे 2, और जैसे ही 2 रखोगे तो क्या होगा, 4n = 2 - 2 मतलब 0 हो जाएगा, और 0 होने का मतलब है 4n = 0 और n = 0/4 = n = 0 है। ये रहा। देखिए यहां पे क्या है, जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। सिमिलरली अगर आप यहां पे बेंजीन के जो क्या होते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके लिए देख लीजिए 4n+2 = 6 इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। तो अगर इसको देखोगे तो 4n = 6 - 2, 2 को उधर ले गए तो क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, यहां पे 4n ही रह जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ये रहा, यहां पे 4, तो n = 4/4, दैट मीन्स n = 1 है। ये कभी भी गलती ना करिएगा कि n = रिंग होगा। नंबर ऑफ रिंग, ये रिजिड नहीं कि नंबर ऑफ रिंग है, आप n की वैल्यू है, n की वैल्यू अगर 0, ये देखिए पहले ये देख लीजिए। ऐसे ही अगर आप इसके लिए निकालोगे, किसके लिए, 6 के बाद 10 इलेक्ट्रॉन किस में होते थे, एंथ्रासीन में, सॉरी नैप्थलीन में, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन किसके लिए हैं, ये हमारा एंथ्रासीन के लिए है। याद रखिएगा, अगर कभी भी हमारी वैल्यूज, अगर कभी भी हमारी n की वैल्यूज, अगर 4n+2 अप्लाई करने के बाद 4n+2 अप्लाई किया है और उसके बाद n की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 इस तरह आएगा, तो आपको क्या कहने को मिलेगा, यहां पे इस तरह के कंपाउंड हमारे कैसे होंगे, एरोमेटिक होंगे। ठीक है, ये कैसे होंगे, एरोमेटिक है। और अगर n डज नॉट इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 हो तो ऐसे कैसे होंगे, वो नॉन एरोमेटिक होंगे, वो हमारे नॉन एरोमेटिक होंगे। अब वो पॉइंट में हो, फ्रैक्शन में हो या कुछ भी हो, लेकिन वो हमारे कैसे होंगे, नॉन एरोमेटिक होंगे। लेकिन अगर 0 वैल्यू आए इनकी, 1 वैल्यू आए, 2 वैल्यू आए, 3 आएगा, तो क्या होगा, इस तरह के हमारे एरोमेटिक होंगे। फ्रैक्शन में अगर वैल्यू आ रही 0 और 1, 2 को 3 और 4, 5, 6, 7 इस तरह को छोड़ के कोई भी वैल्यू आए, 1/2 आ जाए, 1.3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो हमारे नॉन एरोमेटिक होंगे। ये आपको याद रख के चलना है। चलिए इसके साथ में हम कुछ और कंडीशंस देखते हैं। वैलिडिटी ऑफ 4n+2 रूल, अब इसको अप्लाई करके चेक करते हैं क्या ये सही है, क्योंकि सारी थियरीज फेल हो चुकी है और इसको मैं बहुत ज्यादा हाइप दे रहा हूं। मैं क्या दे रहा हूं, ये
इसने साइंस ने दिया है इसको, सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है इसलिए बताई जा रही हैं, सारे इससे एग्जांपल प्रूफ भी हो जाएंगे, अभी आपके सामने मैं बताता हूं। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, मैंने अभी पीछे कहा ना कि 2 पाई, देखिए याद रखिएगा 4n+2, 4n+2 को जो कोई फॉलो करेगा वो हमारा होगा, और n की वैल्यू क्या होगा 4n+2, पाई इलेक्ट्रॉन को जो फॉलो करेगा तो वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा, ये यहां पे लिख लीजिएगा। और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू 0, 1, 2 और 3। अब अगर मान लीजिए सबसे पहली कंडीशन में अगर आप 0 रखोगे तो 4 का यहां पे 4 × 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और +2 मतलब जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले वो एरोमेटिक होंगे। 1 जैसे ही रखोगे तो 4 × 1 4 +2 तो कितने हो गए 6, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले एरोमेटिक हो जाएंगे। सिमिलरली यहां 2 रखोगे तो 2 4 का इंटू करोगे 8 +2 तो दैट मींस 10 हो जाएंगे। तो इन तरह के ट्रेंड को अगले में क्या हो जाएगा, अगले में हमारा 14 हो जाएगा, इस तरह का एंड सो ऑन। इस तरह का ट्रेंड देख के आप बोल सकते हो कि 4 और 4 के मल्टीपल को छोड़ के जितनी भी वैल्यूज आएंगी, 4 और 4 को मल्टीपल वाले जितनी भी वैल्यूज हैं वो नॉन एरोमेटिक होंगे, और 4 और 4 के मल्टीपल के छोड़ के जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो एरोमेटिक होंगे। कैसे होगा ये देखिए, अगर मान लीजिए अब यहां पे हम बात कर लेते हैं 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई और इवन 0 पाई। 0 पाई होगा तो कोई डिलोकलाइजेशन वगैरह ही नहीं, तो ये सारे कैसे होंगे, ये सारे हमारे नॉन एरोमेटिक होंगे। आप इसमें आप फॉर्मूले में रखते जाइए, एन की वैल्यू देखना, कभी भी आपको 0 1 2 3 नहीं मिलेगी इनके अकॉर्डिंग, और इनके सब के अकॉर्डिंग आपको वही मिलेगा 0 1 2 3, या ये बोल दीजिए ये सारे एरोमेटिक हैं। आप 4 के मतलब 4 का मल्टीपल क्या, 4 का पहाड़ा तो आता है, 4 का तो पहाड़ा आता है ना, 4 4 दूनी 8 12 16 ऐसे करके। तो इस तरह के अगर किसी सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो नॉन एरोमेटिक है, और इनको छोड़ के 2 6 10 14 18 22 इस तरह करके कोई है तो वो सारे हमारे एरोमेटिक होंगे। यहां सबसे पहले 2 पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे ही दिख रहा है, अब इसको यहां से क्या बता रहे हैं, द सिंपलेस्ट 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज साइक्लोप्रोपीन। अब बताइए क्या ये हमारा, अब आपके सामने एक दुविधा होगी यहां पे, या पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत होगी क्या, कि यहां पे सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और ये हमारा एरोमेटिक होगा। ऐसे मैं कहूंगा यहां 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिख गए, थोड़ी देर पहले ही जस्ट अभी आपने लिखा है सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक है, तो क्या यही होगा? देखिए होगा क्या, आपने लिख दिया ऐसे और मैं तुरंत ऐसे कर दूंगा, नहीं ये एरोमेटिक नहीं होगा। याद करिए अब हकल रूल के रूल्स जो थे, पहला रूल क्या था, प्लेनर होना चाहिए, पहली ही कंडीशन में ये फेल होगा, ये प्लेनर नहीं होगा, क्योंकि ये वाला सेंटर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला सेंटर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये सेंटर जो है ना, जहां पे आपको कोई डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, यहां पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, और आपको पता है जिस सेंटर पे 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। और sp3 सिस्टम कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं। टेट्राहेड्रल होंगे तो क्या ये कभी प्लेन में आ सकते हैं, कभी भी प्लेन में आ सकते हैं क्या? मैं कहूंगा कभी भी नहीं आएंगे। इनका बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट देखने को मिलेगा और ये प्लेनर नहीं होंगे। टेट्राहेड्रल कैसे बनाते हो, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते रहते हो, दो यहां पे 2 वैलेंसी प्लेन में और एक अबव द प्लेन और दूसरी बिलो द प्लेन डॉटेड लाइन से दिखाते हो। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए ये प्लेन है, ये क्या है, ये प्लेन है, तो एक वैलेंसी ये दिखा दीजिए, मतलब एक यहां से हाइड्रोजन गया और दूसरा ये हाइड्रोजन गया, इनको आप भूल जाइए। अगर ये पूरा प्लेन था तो एक ये वैलेंसी गई, एक ये वैलेंसी गई, तीसरी वैलेंसी किधर होगी, ये बाहर होगी इस जगह, इस सेंटर से ये देखिए आगे की तरफ आ रही है, और जो आगे की तरफ आती है उसे सॉलिड लाइन से और टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, देखिए आपकी तरफ आ रही ना, तो इसको सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, और जो पीछे वाली है डैश लाइन उसे बोलते हो, और वो डॉटेड लाइन से होती पीछे है। ये जो है ना, एक ये देखिए प्लेन में, ये पूरा क्या है, एक प्लेन में दिख रहा है, पेपर में है, अगर ये एग्जांपल लिया था, ये कैसे, ये पूरा प्लेन है, इसके ऊपर एक वैलेंसी यहां पे है, एक इसी में, इसी प्लेन में है 2, तीसरी वैलेंसी कहां, ये देखिए ये हमारी आगे दिख रही है, आगे दिख रही है, वेज लाइन से दिखाते हैं, सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होती है, और चौथी वैलेंसी कहां जाएगी, वो पीछे चली जाएगी, ऐसे आपको नहीं दिख रही, ये रही,
यहां पे पीछे चली गई, इसको डैश से दिखाते हो और जैसे ही डैश से दिखाते हो इसे तो ये हमारी क्या होती है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, आपसे दूर है, तो ये डैश लाइन से दिखाते हो, ये चौथी वैलेंसी, मतलब एक अबव द प्लेन होती है, एक बिलो द प्लेन यहां पे बोल सकते हो, या टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होती हैं, प्लेन में नहीं होती। और अगर नहीं होगी, चलिए आइए हकल रूल की कंडीशंस देखो। पहली कंडीशन क्या थी, प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर ही नहीं है, सारे रूल गए भाड़ में, मुझे लगाना ही नहीं। मैंने बताया था ना कि कोई भी एक कंडीशन अगर नहीं फॉलो होगी तो एरोमेटिक हो ही नहीं सकता है। तो ये वाली कंडीशन तो भूल जाओ, 4n+2 इलेक्ट्रॉन गिनना ही नहीं है। सबसे पहली कंडीशन, सारे के सारे प्लेनर होने चाहिए। और प्लेनर कब होंगे, जब सारे के सारे सेंटर हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। sp2 हाइब्रिडाइज्ड को छोड़ के सिस्टम में एक जगह भी अगर वहां पे sp3 कार्बन आ गया तो एरोमेटिक नहीं होगा, लिख के ले लो। यहां पे क्या था, इस तरह का एग्जांपल दिया है, उसमें ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये डबल बॉन्ड है तो sp2, लेकिन ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी वजह से ये प्लेन में नहीं होगा। इसका एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, दैट मींस एक ऑब्जर्वर की तरफ होगा, एक नीचे होगा। सिंपल से वर्ड्स में ये प्लेनर नहीं होगा बस, और प्लेनर नहीं होगा तो पहली ही कंडीशन फेल। क्या ये कभी बन सकता है एरोमेटिक? मैंने कहा था अगर एरोमेटिक बनना है तो सबकी सब पास होनी चाहिए, इसका तो रोल ही नहीं है। लाइन से लगाओ, जब प्लेनर ही नहीं है तो ये सारी बात तो भूल ही जाओ। सिंपल से वर्ड्स की बात है, समझ में नहीं आ रहा था। चलिए और देखिए क्या है, दूसरी बात है फिर हमारा क्या है, साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन है। ये क्या है, साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन। ये क्या है सर, देखिए साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर तो ये है, लेकिन साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन क्या है, इस जगह पे 2 हाइड्रोजन हैं, इसमें से अगर एक प्रोटॉन का लॉस कर दो, अगर आप मतलब H हाइड्राइड कोई निकाल के ले जाए, बेस हो कोई भी हो, H+ अगर आप यहां से निकाल देंगे, H- हाइड्राइड H- निकालेंगे तो क्या होगा, ये H- लेके जा रहा है तो कार्बन के ऊपर क्या छोड़ेगा, पॉजिटिव। कितने पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, निगेटिव गया है तो एक पॉजिटिव छोड़ेगा, दैट मींस ये वाला, और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब आप बताइए, कार्बन आयन हो चाहे कार्बोकटायन हो या sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो, उन सबके पास p ऑर्बिटल होती है कि नहीं? मैं कहूंगा यस। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि चाहे कार्बोकटायन हो उसके पास ये स्टेट होती है, कार्बन आयन क्या होता है, p ऑर्बिटल होती है। लेकिन देखिए एक नॉर्मल होती है अनहाइब्रिडाइज्ड वाली, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। जो कार्बोकटायन होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उससे बेचारे से इलेक्ट्रॉन एक छीन लिया गया तो वो कार्बोकटायन बनता है। कार्बन आयन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसको दिया जाता है, दैट मींस इसके पास एक की जगह 2 होते हैं और इसीलिए इसको हम निगेटिव चार्ज दिखाते हैं। तो क्या हुआ, चाहे हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, जिसको आप sp2 चिल्ला रहे थे कि इसमें sp2 की जगह sp3 हो गया था, लेकिन ये sp2 होता है अनहाइब्रिडाइज्ड वाला, मतलब ये sp2 है, ये sp2 हमें दिख रहा है। इसमें क्या होता है, एक एक p ऑर्बिटल है और एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है सर, बिल्कुल है। अगर ये sp2 है, अब देखिए यहां पे क्या देखने को मिला, ये तो sp2 होता है, ये कार्बोकटायन कैसा होता है, कार्बोकटायन भी हमारे sp2 होते हैं, कार्बन आयन भी sp2 होते हैं, तो ये क्या बना है, कार्बोकटायन बना है। और कार्बोकटायन है तो क्या हुआ, इसके पास p ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो क्या ये प्लेनर होगा कि नहीं? ये यहां पे क्यों फेल हुआ, एरोमेटिक नहीं हुआ था? क्योंकि पहली ही कंडीशन फेल थी एरोमेटिक की, ये टेट्राहेड्रल सिस्टम था। लेकिन जैसे ही एक H+ गया, H- गया, हाइड्राइड निकला, पीछे एक कार्बोकटायन छोड़ के गया, कार्बोकटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, और sp2 आ रहा ऑलवेज प्लेनर, और ऑलवेज प्लेनर के बाद की कंडीशन मैच करो बच्चा, इसमें sp2 के बाद क्या साइक्लिक है? मैं कहूंगा बिल्कुल है, यस। उसके बाद चौथा क्या है, ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। देखिए है कि नहीं, ये तो ऑलरेडी थे, ये नहीं था, लेकिन कार्बोकटायन बनने के बाद ये भी हो गया। चौथी बात है 4n+2 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, मतलब 2, 6, 10, 14, 18 इस तरह के इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? तो मैं कहूंगा यस, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, चारों कंडीशन पास हो गया। ये जब नॉर्मल स्टेट न्यूट्रल में था तो फेल हो गया था, नॉन एरोमेटिक था, कार्बोकटायन बनते ही एरोमेटिक हो गया। लेकिन इसी का कार्बन आयन ले, वो कार्बन आयन में क्या है, sp2 है, प्लेनर है, बिल्कुल है, मस्त है, साइक्लिक है। उसके बाद ऑल
एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मैं कहूंगा यस ये तो पहले से थे, ये अब हो गया sp2। अब इसमें लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन खेल कर जाएगा। 4n+2 रूल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे? उसके तो 2 ही है पाई वाले, साथ साथ में कार्बन आयन के पास 2 तो हैं। यही तो समझा रहा था। ये देखो जरा यहां पे, ये देखिए मैंने क्या बताया, कार्बन आयन के पास एक खुद का एक दूसरे का 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ये वाले 2 पाई वाले मिलके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 4 इलेक्ट्रॉन वाले क्या कभी पाई हमारे एरोमेटिक होंगे? मैं कहूंगा नो, हकल का 4n+2 रूल फेल हो जाएगा। थोड़ी देर पहले यही देखा है कि जिनके पास 0, 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई, 20 पाई, 24 पाई, 28 पाई करके इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सब नॉन एरोमेटिक होते हैं। तो यहां से आप रिजल्टेंट लिख सकते हो कि ये तो हमारा कैसा है, ये सारी कंडीशन पास हो गया और ये हमारा एरोमेटिक हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा और ये वाला ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। सिमिलरली अगर कार्बन का यहां पे कार्बन आयन वाली स्पीसीज बने तो ये कैसी होगी? ये जो कार्बन आयन वाली ये भी नॉन एरोमेटिक होगी। क्या होगा? ये नॉन एरोमेटिक होगा हकल रूल के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा ये हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली अगर आप साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन की बात करोगे, जो मैंने अभी दिखाया है, ये है साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन, ठीक है। ये रहा, ये किसी ने इसको एब्स्ट्रैक्ट किया प्रोटॉन, तो यहां पे कार्बोकैटायन फॉर हो गया और ये एरोमेटिक हो गया। और ये एरोमेटिक होता है, इवन इसका आप सॉल्ट बता रहे हैं जो वो क्या है, ट्राइफेनाइल साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन, वो मैं बना देता हूं। देखिए यहां आपको पता है एक एक हाइड्रोजन तो हर जगह है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, एक ये हाइड्रोजन हटा दीजिए, यहां का भी हाइड्रोजन हटा दीजिए और इन हर जगह पे एक एक फेनाइल लगा दीजिए। जैसे ही अगर आप फेनाइल लगाते हैं तो ये हाईली स्टेबल, एरोमेटिक तो पहले ही था, एरोमेटिक अब भी है, लेकिन ये कैसा हो जाता है, हाईली स्टेबलाइज एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इतना ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल हो जाता है कि इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं और इवन बॉटल्स में स्टोर कर सकते हैं। जबकि आप इंटरमीडिएट पढ़ोगे, जब आप वहां पढ़ाया जाएगा कि कोई भी इंटरमीडिएट जो होता है ना, हाईली अनस्टेबल होता है, चाहे कार्बोकैटायन हो, चाहे कार्बन आयन हो, बेंजाइन हो, नाइट्रीन हो, कार्बीन हो, ये सारे हाईली अनस्टेबल होते हैं। लेकिन ये इतना ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू एरोमेटिसिटी कि इसको बॉटल में तक स्टोर कर लिया जाता है। दैट मींस इसको रिएक्शन से बाहर निकाल सकते हो, आप इसको स्टडी कर सकते हो। इतनी ज्यादा इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है ड्यू टू एरोमेटिसिटी। ये रहा। फिर क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में, 6 पाई इलेक्ट्रॉन में सबसे पहला तो एग्जांपल आपको देखते ही याद आ जाएगा, बेंजीन। तो मैं कहूंगा एरोमेटिक है, एरोमेटिक मतलब ए से डिफाइन कर दूंगा। लेकिन दूसरा एग्जांपल क्या है, साइक्लोपेंटाडाइइन। ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइन है। तो ये क्या है, ये वही चीज है जैसे अभी साइक्लोप्रोपाइन का हमारा जो है, प्रोपीन वाले में क्या हुआ था, एक सेंटर कैसा था, sp3 हाइब्रिडाइज। उसी तरह ये सेंटर तो sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। लेकिन ये वाला कैसा है, ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। पहली कंडीशन, पहली बात तो इसमें आपको दिख रहा होगा 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में भी फेल होगा, लेकिन वहां जाना ही नहीं है। सबसे पहली तो साइक्लिक तो है, लेकिन ये प्लेनर नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर है। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर वाले कभी प्लेन एरोमेटिक नहीं हो सकते या प्लेनर नहीं हो सकते। प्लेनर नहीं हो सकते तो पहली ही कंडीशन फेल, और पहली कंडीशन फेल तो क्यों चेक करना बाहर, क्यों आगे जाना, पहली ही कंडीशन में अगर फेल है तो ये हमारा नॉन एरोमेटिक होगा। लेकिन बोलते हैं कि जैसे ही यहां से किसी ने प्रोटॉन ले लिया, मतलब यहां से प्रोटॉन, पिछली बार हाइड्राइड गया था, इस बार प्रोटॉन जाएगा। हाइड्राइड और प्रोटॉन में डिफरेंस होता है, प्रोटॉन होता है H+, हाइड्राइड होता है H-। तो पिछली बार हाइड्राइड गया था तो पीछे कार्बोकैटायन बनाया था, इस बार प्रोटॉन जा रहा है तो इस बार यहां कार्बन आयन बनेगा। और बनने वाली स्पीसीज क्या होगी, ये तो एज सच रहेगा, ये हाइड्रोजन यहां एज सच रहेगा, यहां निगेटिव चार्ज होगा। और थोड़ी देर पहले ही बताया था, कार्बन आयन हो चाहे कार्बोकैटायन हो, दोनों के पास ही p ऑर्बिटल, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2। और जैसे ही sp2 होगा तो इसको क्या बोलोगे, ये वाले तो ऑलरेडी sp2 थे,
यहां पर तो ये ऑलरेडी sp2 थे, ये भी sp2 है और ये भी sp2 हो गया। दैट मींस क्या हो गया, प्लेनर हो गया। पहले नॉन प्लेनर था, टेट्राहेड्रल था यहां इस सेंटर से, लेकिन वो भी प्लेनर हो गया। प्लेनर हो गया, साइक्लिक हो गया, सारे सेंटर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए और लास्ट कंडीशन आ गई 4n+2। तो यहां पे 2 4 तो दिख रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन, ये कौन गिनेगा? पी ऑर्बिटल में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए कार्बन आयन बना। तो ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक, क्योंकि चारों कंडीशन को पास कर गया। लेकिन अगर जैसे जैसे अभी साइक्लोप्रोपीन वाले में हमने देखा था कि अगर हाइड्राइड निकाल दो तब क्या होगा, हाइड्राइड निकालोगे तो कुछ ये स्पीसीज बनेगी। देखिए हाइड्राइड निकालोगे तो H पॉजिटिव गया है तो निगेटिव छोड़ के जाएगा, सॉरी हाइड्राइड अगर निकालोगे तो H निगेटिव जाएगा तो पॉजिटिव छोड़ के जाएगा। तो इससे क्या होगा, कहोगे सर प्लेनर हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया, sp2 हो गया। तो साइक्लिक है, प्लेनर है और सारे सेंटर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और लास्ट कंडीशन में फेल होगा। ये वाला लास्ट कंडीशन में फेल होगा। क्यों? क्योंकि यहां 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन ही हैं। ये तो निगेटिव डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, वो तो खाली है, वैकेंसी है। इसको प्लस का मतलब वहां वैकेंसी दिखा रहा है। तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक होगा। नॉन एरोमेटिक तो 3 देखिए सेम टाइप के एनालॉगस है, एक न्यूट्रल वाला, एक कार्बोकैटायन वाली स्पीसीज, दोनों नॉन एरोमेटिक। उसी के कार्बन आयन वाली कैसी बन गई, ये वाली एरोमेटिक है। ये आपको समझ जाना चाहिए यहां से। और क्या है, जरूरी नहीं खाली 6 कार्बन एटम होने से वो एरोमेटिक हो जाए। जैसे ये एक सेंटर है जिसको आप लोग, ये रहा, ठीक है, यहां पे क्या है, फिर वही चीज है कि सारी चीजें साइक्लिक तो दिख रहा है, लेकिन यहां पे इसमें क्या है, प्लेनैरिटी ही नहीं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो दिख रहे हैं, 4n+2 तो दिख जाएगा, साइक्लिक भी दिख जाएगा, लेकिन ये सेंटर कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग यहां सिग्मा, यहां सिग्मा, यहां सिग्मा, यहां सिग्मा, 4 सिग्मा जहां बनते हैं किसी एक कार्बन से, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल मतलब प्लेनर हो ही नहीं सकता, और प्लेनर नहीं हुआ तो हकल रूल्स का पहली कंडीशन ही फेल हो गई कि प्लेनरिटी नहीं है। तो ये क्या होगा, ये हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। लेकिन अब अगर याद करिए, जैसे अगर इनको हमको एरोमेटिक बनाना तो क्या करूंगा, इसको अगर एरोमेटिक बनाना है तो 2 कंडीशन हो सकती हैं। एक तो ये वाली, जब एक हम इससे प्रोटॉन ले लें, और एक होता है एक बार हाइड्राइड ले लें। तो एक बार ये प्रोटॉन ले लिया और एक बार हाइड्राइड ले लिया, तो अब इसका आंसर आप बताइए कि ये कौन सी वाली स्पीसीज एरोमेटिक होगी। मैं कहूंगा देखिए ये वाला सेंटर कैसा हो गया, sp2, ये कैसा हो गया, sp2। उसके अलावा डबल बॉन्ड वाले तो सारे sp2 होते, उनको गिनने की जरूरत ही नहीं है। तो कार्बोकैटायन हो चाहे कार्बन आयन हो, सारे sp2 हो गए। तो साइक्लिक है, साइक्लिक है, प्लेनर है, प्लेनर है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड सारे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड सारे हैं। फोर्थ कंडीशन चेक करो, 4n+2 इलेक्ट्रॉन, 4n+2 इलेक्ट्रॉन में 2 2 4 2 6, और पॉजिटिव का क्या कुछ गिनते हो, वो तो वैकेंसी है। तो क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहां हो गए। और लास्ट वाले में नीचे देखिए क्या है, 2 2 4 2 6 और 2 ये निगेटिव वाला है। कार्बन आयन में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 ये हो गए, यहां पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब बताओ आप कौन सा एरोमेटिक होगा। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं जो आप, ये वाला तो हमारा कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है और ये 4 के मल्टीपल में आ रहा है, इसलिए ये हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और इसका नाम क्या होता है, इसको आप ट्रोपाइलियम आयन बोलते हो। क्या बोलते हो, ट्रोपाइलियम आयन बोलते हो। आपके सामने सारा कंप्लीट हम लोगों ने आज जीओसी सीख ली है। जीओसी इन द सेंस हम लोगों ने कंप्लीट एरोमेटिसिटी देख ली है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जितने भी एग्जांपल हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल आपको करा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।